नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। एसडीपीई बेड में कंपोस्ट तैयार कर रहे सफल किसान से मुलाकात। अनार की सघन बागवानी करे, अधिक आय कमाए। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक तरीके से खेती करने के लिए किसान वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। आज हम आपको गांव इटावा भोपजी जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवाने जा रहे हैं, जो एसडीपीई बेडों में वर्मी कंपोस्ट तैयार करके अपनी फसलों में उपयोग कर रहे हैं और अच्छी आय कमा रहे हैं। आधुनिक ज़माने में जैविक खेती का चलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और उसी में एक मुख्य किरदार है केचुआ खाद का। केचुआ खाद एक जैविक खेती में एक बहुत ही अच्छा योगदान अपना निभा रहा है। उसी का मैंने भी एक यूनिट लगाया है। मैंने दो ये जो आते हैं इसके बैग आते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के, वो बैग मैंने लगा रखे हैं। पूरे का पूरा मैं अपनी खुद की खेती में काम में लेता हूँ। इसका व्यावसायिक उपयोग मैं नहीं करता फिलहाल। किसान भाइयों, आप वर्मी कंपोस्ट को अपने स्तर पर कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं और इस वर्मी कंपोस्ट का फसलों में उपयोग करके खेती में लागत को कम करने के साथ साथ फसलों की पैदावार तो बढ़ा ही सकते हैं। इसके अलावा उपज की गुणवत्ता अच्छी रहती है। बनाने का जो तरीका है वो बता रहा हूँ। बैग को अच्छी तरह से एक जगह रख देते हैं। उसमें एक तरफ पाइप का ढाल होता है, तो उस तरफ हल्का सा हम ढाल रखते हैं। तो उसमें जितना भी वो वर्मी वाश वगैरह का जो पानी आता है वो डल के एक साइड में पाइप में आ जाता है। उस हिसाब से हम उसको सेट करते हैं एक तरफ डलते हुए, और उसको एक बार सेट करके फिर उसके पेंदे में हम घास फूस या जो भी अपने फसल के अवशेष हैं वो थोड़ा सा बिछा देते हैं, करीब 2 इंची 3 इंची के करीब। उसके ऊपर गोबर डालते हैं, फिर उसके ऊपर घास पत्ते, नीम के पत्ते वगैरह डाल देते हैं। इस तरह से हम लेयर बनाते जाते हैं। करीब 1.5 से 2 फीट ऊंचाई की हम लेयर बना देते हैं और उस पर फिर हम केचुआ छोड़ते हैं। उसको 2 दिन 3 दिन ठंडा होने के बाद में हम केचुआ छोड़ते हैं, पानी वगैरह की नमी करके। किसान भाइयों, वैसे तो कई तरह के केंचुए हैं, पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आइसिनिया फोर्टिटा प्रजाति के केंचुए अच्छे होते हैं, जो कम समय में अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट खाद बना देते हैं। केचुआ छोड़ने के बाद में उस पर हम छाया करते हैं और हमेशा नमी बनाए रखने के लिए उसका हमेशा 1 दिन से या सर्दियों में 2 दिन से भी पानी डाल देते हैं और गर्मियों में करीब डेली उसमें पानी की छींटे दिए जाते हैं, जिससे केचुए को किसी तरह का समस्या न हो और वो अच्छी तरह से अपने गुणन कर सके, अपने वंश को बढ़ा सके। ये उसका बनाने का तरीका होता है। और 1.5 से 2 महीने के बाद में ऊपर जैसे ही केचुआ अपने जो छोड़ता जाता है केचुआ खाद को, तो ऊपर से हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं धीरे धीरे, हल्के हाथ से इकट्ठा करके उसको बाद में चालने की सहायता से उसको छान लेते हैं। छानने के बाद में जो अवशेष बचते हैं मोटे मोटे, उसको वापस उसी बैग में डाल देते हैं। उसका दोबारा से हो जाता है। उसमें कुछ केचुए भी चले जाते हैं तो वो भी वापस उसी बैग में पहुंच जाते हैं, और जो नीचे आता है उसको हम बैग में भर लेते हैं या फिर इकट्ठा करके एक जगह उसको बोरी से टाट से ढक कर रख देते हैं। और जब हमें उसका उपयोग करना होता है तब तक उसको नमी बनाए रखते हैं उसमें। और जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा, पेसिलोमाइसिस, सुडोमोनास वगैरह मिला के और उसमें 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक उसको गुणन करते हैं और उसके बाद में खेत में उसको अप्लाई करते हैं। ज़्यादातर मैं इसको अपने पोलिया हाउस में काम में लेता हूँ
और बचा हुआ कुछ हिस्सा है मैं अपने आंवले वगैरह में भी काम में लेता हूँ। वर्मी कंपोस्ट खाद लगभग 45 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे ऊपर से इकट्ठा करके छान लेना चाहिए ताकि वर्मी कंपोस्ट के साथ जो केंचुए आ गए हैं वो छन कर रह जाएं और इन केंचुओं को दोबारा वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के काम में ले सकते हैं। इस वर्मी कंपोस्ट को आप अपनी फसलों में काम में लेने के साथ साथ बेचकर अच्छी आय भी कमा सकते हैं। जो किसान वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा अनुदान देय है। इसके लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। जहाँ तक इसके फायदे की बात है तो ये जो सादा अपना गोबर होता है गाय भैंस, करीब 4 से 8 गुना तक की उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। और एक दूसरा काम ये होता है कि जो गोबर होता है उसमें दीमक लगने का, खेत में दीमक लगने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके साथ साथ में जो हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया वगैरह हैं वो भी खेत में पहुंच जाते हैं। और तो ये केंचुआ खाद में इस तरह की किसी भी समस्या कोई वो नहीं होती है, न दीमक की कोई समस्या आती है और ना उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया फंगस वगैरह उसमें खेत में जाता है कि वो अच्छी तरह से कंपोस्ट हो जाता है। और केंचुए जो होते हैं उस गोबर को खा खा के उसको अवशेष के रूप में उसको निकालते हैं तो एकदम फ्रेश उसका जो है वो निकलता है और उसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू 4 से 8 गुना सादा गोबर जो होता है उससे कई गुना तक उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। तो गोबर हम 10 ट्राली 8 ट्राली डालें उसकी बजाय अगर हम केंचुआ खाद 1 ट्राली भी डाल देते हैं तो उससे उतना ही वैल्यू का हमारे पोषण पौधों को मिल जाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कम समय और कम पैसों में ज्यादा कमाई का सपना हर किसी का होता है। ऐसे में जरूरी है कि ऐसी फसल पर ध्यान दिया जाए जिसमें खर्च कम हो और लंबे समय तक आय देती रहे। अनार की बागवानी भी एक ऐसा ही काम है। अनार की खेती से लाखों तक की कमाई की जा सकती है और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं उठाना पड़ता। तो अगर आप भी अनार की खेती करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। अनार के पौधा जो है वह सूखा के प्रति सहनशील होता है। आजकल जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो ये देख रहे हैं कि कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर पानी यानी वर्षा कम ज़्यादा होता था वहाँ भी वर्षा अब काफ़ी कम हो रही है। और जहाँ पर हम जो है हम कुछ पहले ज़्यादा पानी वाली फसलें लगाते थे, अब वहाँ पर आप कम पानी वाली फसलों को लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में अनार एक बहुत ही अच्छा एक आपके पास उपाय है जिसको लगाकर आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अनार के पौधे को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और यदि सूखा पड़ जाए तो उसको वो सहनशीलता भी उसके अंदर होती है। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। साथ ही अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। अनार की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है जिसमें कि पानी कम रुकता है। हम भारी और केवाल मिट्टी में इसकी खेती नहीं की जा सकती है।
तो जिस क्षेत्र में रेतीली और दोमट मिट्टी है, वहाँ के किसान भाई अनार का बगीचा लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। पौधारोपण के एक माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे के ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, डीएपी 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। इसके लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो भी किसान भाई हमारे अनार का बगीचा लगाए हुए हैं, तो उसमें खाद और उर्वरक किस मात्रा में देना है। इसके लिए क्या करना है कि जो भी पौधा होता है, एक पौधे के किनारे एक खाई तैयार कर लें और उसमें उसकी मिट्टी को निकालकर उस मिट्टी में जो नाइट्रोजन, पोटास को अच्छी तरीके से मिला दें। इसके साथ ही साथ पौधे में जो रासायनिक खाद NPK, इसकी 19:19:19 के अनुपात में लगभग जो है 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से जो है पूरे बगीचे में दे दें। 1 एकड़ की लगभग 8 किलोग्राम इसकी अब मात्रा पड़ेगी। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उसकी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो बगीचे हैं हमारे, उसमें कटाई, छटाई और उसकी सदाई का बेहद महत्व होता है, क्योंकि यदि आप समय से कटाई छटाई नहीं करेंगे तो ऐसे में जो फलन होता है और फूल आता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसकी कटाई और छटाई के लिए के 2 विधियाँ प्रचलित हैं। एक तो होता है कि सीधी तना विधि, एक तना विधि। इसमें एक तना को रखा जाता है, शेष जितनी भी टहनियाँ होती हैं उसको काट के अलग कर दिया जाता है। लेकिन ये विधि जो है कमर्शियल व्यवसायिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं पाई गई है। इसके साथ ही साथ एक विधि होती है जिसमें कि बहुतना विधि कहते हैं। इसमें लगभग 3 से 4 तने छोड़े जाते हैं अनार में। आप 3 से 4 तनों को छोड़ दीजिए बढ़ने के लिए, तो इसमें जो पौधा तैयार होता है उसकी कैनोपी भी अच्छी होती है और सूर्य का प्रकाश वगैरह भी कैनोपी में अच्छा पहुंचता है, जिसकी वजह से फलन ज़्यादा होता है, फूल भी ज़्यादा लगते हैं और उत्पादन अधिक होता है। कटाई छटाई जब करते हैं तो इसमें मैंकोजेब नामक दवा, जिसका कि 2.5 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से पौधे के ऊपर छिड़काव कर दें और छिड़काव करने के बाद उसमें बोरडॉक्स मिक्सचर भी आता है, जिसको कि आप पौधे के ऊपर छिड़क सकते हैं। बोरडॉक्स मिक्सचर का छिड़काव करने से पौधे में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। अनार में वर्ष में 3 बार जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और जनवरी, फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल एक बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बाहर से फल लिए जाते हैं, तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां फल अम्बे बाहर से लिए जाते हैं। बाहर नियंत्रण के लिए जिन बाहर से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर यदि बहुत ज्यादा फूल झड़ रहे हों तो आप नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आता है बाजार में, प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है। इसका 1 ml 5 लीटर पानी में घोलकर अगर आप जिस वक्त फल की सेटिंग होती है, यानी कि फूल बनने के बाद जब फल आता है और फल का आकार जब मटर के दाने जितना होता है, उस समय अगर आप प्लानोफिक्स नामक दवा का इस छिड़काव पौधे पर करते हैं तो इसमें फल कम झड़ता है और उसका सेटिंग बढ़िया होता है। तो इन सब कुछ मुख्य बिंदुओं को अगर हमारे किसान भाई ध्यान रखें तो वो अनार के बगीचे को अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज
कृषि केवल जीविका का साधन ही नहीं बल्कि एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। इसलिए आज के समय में किसान कम समय और कम जगह में कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इसी के तहत आज हम बात करेंगे मशरूम के बारे में। तो आप मशरूम का उत्पादन कैसे करें, आइए जानते हैं। आप ऑयस्टर और बटन की खेती तो बहुतायत में कर रहे हैं, लेकिन मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। एवं आपको बता दें कि विश्व मशरूम परिवार जो है उसमें मिल्की मशरूम को भारत के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है और यह काफ़ी सफल है। तो बटन मशरूम के सब्स्टिट्यूट के रूप में आप मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। बटन मशरूम के तरह ही मिल्की मशरूम देखने में आकर्षक उजला होता है और इसका स्वाद भी मांसल होता है। लेकिन इसमें खासियत यह है कि इसकी खेती आप अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक कर सकते हैं और इसकी खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपका 28 डिग्री से 38 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है उसमें इसकी खेती आप आराम से कर सकते हैं। और नमी 80 से 85-90% तक नमी उस कमरे में रहना चाहिए, तो आपकी इसकी खेती सुगमता से होगी। तो आप आइए आज हम जानें कि कैसे हम मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जरूरी सामग्री इस प्रकार से है: गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन खाद 9 किलोग्राम, यूरिया 4 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद 3 किलोग्राम, सुपर फास्फेट खाद 3 किलोग्राम, चोकर गेहूं का 15 किलोग्राम, जिप्सम 20 किलोग्राम। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो भी कृषि अवशेष लेते हैं वह पानी खाया नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। 2 से 3 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई की वो कुट्टी या जो भूसा हो वो होना चाहिए। इसको सबसे पहले हम लोग अन्य मशरूम की जैसे ऑयस्टर मशरूम के लिए करते हैं कि पहले स्टरलाइज करते हैं, उसी तरह से आप इसके में भी पहले स्टरलाइज करेंगे। जो भी आप कृषि अवशेष लेंगे उसको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के लिए आप सब गर्म पानी विधि से उपचार कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि भीगे हुए भूसे को खौलते पानी में 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड में कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक रखते हैं। 100 लीटर पानी में आप 125 ml फॉर्मलिन डालेंगे और 10 ग्राम बेविस्टिन डालेंगे और इस घोल में आप लगभग 15 kg जो कृषि अवशेष है 15 kg कृषि अवशेष को 15 से 16 घंटे तक भिगो दें। भिगोने के बाद फिर हम उसको छाया में फैला करके उसकी नमी की जांच करते हैं, जैसा कि आप ऑयस्टर मशरूम में भी करते थे। और आप जब आपकी नमी सही हो, नमी की जांच इस प्रकार करेंगे कि हमारे मुट्ठी में लेकर जब कृषि अवशेष को हम दबाएंगे तो उससे पानी नहीं चुए, लेकिन हथेली में आपको लगे कि पानी का एहसास हो, उसमें पानी हल्का दिखे, तब समझिए आपका इसमें नमी सही है। फिर इसमें हम लोग बिजाई करते हैं। इसमें बिजाई करने के लिए प्रति 1 kg सूखे भूसा में 120 ग्राम हम बीज लेते हैं और बिजाई करने के लिए आधा बीज को हम पूरे जो कृषि अवशेष भूसा पुआल कुट्टी जो भी आप लिए हैं उसमें आधा बीज को, जैसे 120 ग्राम है तो 60 ग्राम बीज को पूरे भूसे में मिला देंगे और 60 ग्राम बीज को परतदार विधि, जैसे कि आप ऑयस्टर मशरूम की खेती में परतदार विधि लगाते थे कि साइड से बीज देते थे, फिर भूसे का लेयर देते थे, फिर बीज देते थे, उसी तरह से परतदार विधि से आप इसकी बिजाई करेंगे। बिजाई करने के बाद हम इसे कमरे में रख देते हैं और इसको आप कमरे में आप आराम मचान बना के रख सकते हैं या फिर हैंगिंग कर सकते हैं, रस्सी के सहायता से सिक्का बना के उसमें टांग के रख सकते हैं। इसके बाद आप लगभग 15 से 20 दिन में आपका उसमें देखिएगा कि माइसेलियम रन कर गया है। अखबार है, अखबार को उसके साइज का काट करके उस पर डाल दें और उस पर हल्का हल्का नमी भी दे सकते हैं या फिर उसको ऊपर से मुंह बंद कर सकते हैं। यदि मुंह हम बंद करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि बीच से, जैसे बैग जो है बैग को बीच से काट करके फिर उसको हम 2 बैग बना सकते हैं, या फिर जिसमें कि आप ऊपर नहीं बंद किया अखबार दिए हैं तो उसमें आप अखबार हटा देंगे 15 से 20 दिन के बीच और उसमें हल्का हल्का फुहारा से नमी में देते हैं। इसके बाद अगला 20 दिन में हमारा लगभग फसल निकलना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर हम लोग पहली फसल को तोड़ते हैं, फिर 10 से 15 दिन में फिर हमारा दूसरा फसल निकलता है, फिर तीसरा फसल निकलता है। इस तरह मिल्की मशरूम की खेती हम आराम से अप्रैल महीने से लेके सितंबर अक्टूबर तक खेती कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अजीतगढ़
जिला सीकर के सुमेर सिंह ने। आपकी मिर्च की फसल में पत्तियों के सिकुड़ने की समस्या आ रही है, आप इसके नियंत्रण के लिए जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधु, जो लोग मिर्च की खेती किए हुए हैं, चूँकि यह मिर्च सालों भर प्रयोग होने वाला फसल है, सब्जी की फसल है, और इसकी खेती के लिए जो है हम लोग जब भी इसका खेती करते हैं तो इसमें जो लीफ कर्लिंग इसको बोलते हैं, पत्ता का सिकुड़ना, ये बहुत सामान्य समस्या है और ये 3 वजह से होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं एक माइट जिसको बरूथी है उसके वजह से होता है, वायरस के वजह से होता है, और कभी कभी हम लोग देखते हैं थ्रिप्स एक इंसेक्ट है उसके वजह से होता है। लीफ कर्ल, मरोडिया या चुर्रा मुर्रा रोग, ये मिर्च की एक भयंकर बीमारी है। ये एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग फसल में ज्यादातर आता है। इसमें पत्तियां अनियमित ढंग से मुड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा फलों का आकार छोटा होने लगता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधा फल विहीन हो जाता है। अगर इसका समय रहते नहीं नियंत्रण किया गया तो ये पैदावार को भारी नुकसान पहुंचाता है। लीफ कर्ल रोग का नियंत्रण, ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है, अतः इसका नियंत्रण भी सफेद मक्खी से छुटकारा पाकर ही किया जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए मिर्च की क्यारी में बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरान 3G 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं तथा पौधरोपण के 15 से 20 दिन बाद डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार दोहराएं। फूल आने के बाद मैराथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। तीनों कारक जो है वो एट ए टाइम हो सकता है कि मिर्च जो लोग लगाए हो तो उनको जो है ये तीनों कारण उसमें एक साथ नज़र आए, लेकिन वो पहचानने वाली बात है। अगर किसान बंधु को देखे कि अगर ऊपर की ओर पत्तियां मुड़ रही है, इसका मतलब हो सकता है कि वो संक्रमित वायरस का वजह से है, जो सफ़ेद मक्खी के द्वारा ये बीमारी फैलता है। उसके लिए जो है इमिडाक्लोप्रिड जो है वो दवा है 3 लीटर पानी में 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करते हैं। अगर उनके पास जो है कभी थ्रिप्स लगता है तो थ्रिप्स फिप्रोनिल है, फिप्रोनिल जो है 80% वो 5 लीटर पानी में 1 ग्राम पर लीटर के अनुसार से 5 लीटर पानी में 1 ग्राम के अनुसार से उसका स्प्रे करें तो थ्रिप्स कीट का जो है नियंत्रण हो सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18rajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।